जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो क्या हालचाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके, नया टॉपिक लेके। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी काफी टाइम से हमारे जो चैनल है उस पे वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे। कुछ तो जिंदगी में कुछ उलट पुलट चल रहा था और कुछ अच्छा भी हुआ है, जैसे कि ग्रुप 5 में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया, ग्रुप 5 में अभी सिलेक्शन हो गया, तो उसकी ज्वाइनिंग लेने के लिए और सभी काम करने के लिए मुझे थोड़ा क्या कि टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया था। अप्रोक्स 4 मंथ से हमारे चैनल पे वीडियोस नहीं आए हैं। अभी एक वीडियो आया था, वो भी मैंने पहले बना रखा था, वही वीडियो मैंने अपलोड किया है और अब से मैं वीडियोस बनाना चालू किया है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आ सकें, रेगुलरली मैं अपडेट रह सकूं। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी मैं चाह रहा हूं आप जितने हो सके उतने एमसीक्यूज को जो है कवर करें। और अभी जो ग्रुप 5 आने वाली है बहुत जल्दी, शायद नवंबर दिसंबर तक हो सकती है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया था थोड़े टाइम पहले कि नवंबर या दिसंबर में भी एग्जाम हो सकती है ग्रुप 5 की। तो उसमें एक्सरे और रेडियोग्राफर के पद भी हैं, तो आपको उसके लिए तैयारी करनी है। तो तैयारी आपको अभी से बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देना है ताकि आपको उसमें सिलेक्शन मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सही करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अपन देख लेते हैं। पहला है एक्सरे, दूसरा है गामा रे, तीसरा है न्यूट्रॉन्स और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए आपने जो मेरा लेक्चर है, जो दूसरा लेक्चर है रेडिएशन, उसको पढ़ा होगा। और जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके प्लीज पढ़ लीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उस लिंक से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उसको पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी होती है, कैसी होती है और उसमें कौन कौन सी रेडिएशन इंक्लूड होती है। ठीक है, तो जो हमारी एक्सरे है, पहली हमारी एक्सरे हो गई, दूसरी हमारी गामा रे हो गई और तीसरी न्यूट्रॉन्स हो गई। ये तीनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में काउंट होती हैं। ठीक है, तीनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव वो सही हो जाएगा। अब ये क्यों है, कैसे है, ये मैंने उस वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इस चीज के लिए बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने वहां पूरी अच्छे से समझा रखी है, तो वहां पर आप जाके पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा। और आगे के जो एमसीक्यूज अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे होने वाले हैं तो आपको उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको उसका सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दूसरा क्वेश्चन है, X-ray are visible to the human eyes and can be seen, heard और smell। एक्सरे जो है हमारी वो ह्यूमन आई से हम देख सकते हैं, हम उसे कान से सुन सकते हैं और उसकी स्मेल ले सकते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब कि हमें कोई आदमी आया, कोई भी आया, XYZ कोई भी आया, एक आदमी आया और बोलता है कि जो एक्सरे है उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से उसको सुना है कि वो मेरे पास से गुजर रही थी और टूं की आवाज करके गुजर रही थी, और मैंने उसको सूंघा भी है, उसकी स्मेल भी आई है मुझे कि वो गुलाब के जैसी थी। ऐसा कोई बोल सकता है क्या। तो एक आदमी ने हमें ये चीज बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, पर हमें उसको जवाब देना है कि हाँ भाई तूने सही किया है या गलत किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज में बहस करना है, पर ये जो हमारे क्वेश्चन से इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सरे हमें आंखों से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं और स्मेल भी ले सकते हैं। क्वेश्चन ने बता दिया कि हाँ ये हम कर सकते हैं। अब हमें बताना है कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन हो गए, या तो सही या गलत। तो आपको खुद को पता होगा कि हम अपनी आंखों से रेडिएशन को देख ही नहीं सकते हैं, कोई सी भी रेडिएशन हो, एक्सरे हो, गामा रे हो, कुछ भी हो, एक अपन रेडिएशन को कहाँ देख सकते हैं। तो एक्सरे को हम देख नहीं सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्मेल ले सकते हैं, हमें उसका आभास हो ही नहीं सकता ह्यूमन सेंसेस से। तो हमारा जो ऑप्शन बी है फॉल्स, वो सही हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी नॉइज की दिक्कत है, अभी आसपास में ज्यादा नॉइज
आ रही है, तो क्या है कि मैं भी गांव में रह के वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने घर पे रह रहा हूँ, तो उस वजह से यहाँ पर जो हमारी नॉइस है वो आ रही है, क्योंकि गांव का आपको माहौल पता होगा कि गांव में क्या चलता रहता है, कहीं पे क्या गुजर रहा है, कहीं पे क्या कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो उस वजह से तो यहाँ पर नॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक्सरेज आर क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन। एक्सरे को कौन सी रेडिएशन में क्लासिफाई किया हुआ है, एक्सरे को कौन सी टाइप की रेडिएशन में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा नॉन आयोनाइजिंग, दूसरा है आयोनाइजिंग, तीसरा है मैग्नेटिक और चौथा है अल्ट्रावायलेट। ये चार हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो ये रेडिएशन का ये भी बता रहा हूं मैं, ये भी आपको जो लेक्चर नंबर 2 है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके लिए मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए बोला है, वही लेक्चर आप देख सकते हैं। उसमें आपको जो रेडिएशन है उसको क्लासिफाइड भी किया हुआ है और उसमें अच्छे से बताया हुआ है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखो एक्सरे एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है, यहाँ पर आंसर ये हो गया, एक्सरे एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है। अब क्यों है ये यहीं पे बता देता हूं मैं, बाकी आपको वीडियो जरूर देखना है क्योंकि उसमें अच्छे से समझा रखा है। देखो मैग्नेटिक, एक्सरे मैग्नेटिक क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सरे में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है, वो कहीं भी किसी से भी चिपकती नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट क्या हो गया, अल्ट्रावायलेट खुद एक रेडिएशन है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग, इन दोनों में कंफ्यूजन अब रहेगा कि नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग कैसे रहती है। तो देखो एक्सरे अगर किसी भी जगह से निकलती है, जैसे कि वो किसी भी बॉडी से निकल रही है, किसी भी मटेरियल से पार हो रही है, वो पेनेट्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, तो जब वो मैटर से पेनेट्रेट करेगी, मैटर से होके गुजरेगी, ठीक है, किसी भी अपने हाथ से अगर होके गुजरी तो उसमें क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन मतलब कि गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर या तो वो वहां से होके निकलेगी तो या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी या लॉस कर देगी, ये काम हमारी जो रेडिएशन है वो करेगी, एक्सरे वो कर लेगी, इसलिए वो आयनाइजिंग रेडिएशन में काउंट होती है, वहां पर आयनाइजेशन होता है, इसलिए आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। और जहां पर आयनाइजेशन नहीं होगा वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो इस वजह से हमारी आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो एक्सरे होती है। ठीक है, और बाकी आपको जो हमारा चैप्टर है रेडिएशन वाला वो पढ़ लेना अच्छे से, उसमें समझ आ जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हाउ डज एक्सरे अफेक्ट लिविंग टिश्यू। एक्सरे जो है वो लिविंग टिश्यू को किस प्रकार से इफेक्ट कर सकता है, किस प्रकार से इफेक्ट करता है उसको, ये हमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इट कॉज डैमेज टू सेल एंड टिश्यू, ये सेल और टिश्यू जो होता है हमारा उसको डैमेज कर सकता है। दूसरा है इट कॉज म्यूटेशन इन डीएनए, ये डीएनए के अंदर म्यूटेशन कर सकता है। तीसरा है नो इफेक्ट ऑन लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू पर कोई इफेक्ट ही नहीं करता है। एक्सरे जो है अगर किसी भी टिश्यू से गुजरेगी तो वो टिश्यू को कोई इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, चौथा है हमारा ए और बी, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों करेक्ट ऑप्शन है अपने, ये बोल रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, इट कोज डैमेज टू सेल एंड टिश्यू। बिल्कुल यार, अगर एक्सरे किसी भी लिविंग टिश्यू से गुजर रही है, लिविंग टिश्यू को अगर अफेक्ट कर रही है तो उसमें जो सेल्स हैं और वो टिश्यू हैं उनको डैमेज जरूर करेगी, जिसकी वजह से हमें कैंसर भी हो सकता है सेल्स को डैमेज करने की वजह से, टिश्यू को डैमेज करने की वजह से, ये सभी को पता होगा। दूसरा है इट कोज म्यूटेशन इन डीएनए, बिल्कुल डीएनए में म्यूटेशन करवाती है एक्सरे, कोई सी भी रेडिएशन होगी जो आयोनाइजेशन कर रही है वो सेल्स को भी डैमेज करेगी, टिश्यू को डैमेज करेगी, डीएनए में म्यूटेशन करवाएगी, आयोनाइजिंग रेडिएशन ये काम करेगी। ठीक है, अब तीसरा हो गया नो इफेक्ट ऑन लिविंग टिश्यू। अब सभी को पता होगा एक्सरे जो होती है उससे लिविंग टिश्यू पे बिल्कुल अफेक्ट होता है, नो इफेक्ट ऑन लिविंग टिश्यू तो बिल्कुल यहाँ पर गलत ही हो गया हमारा, ये ऑप्शन तो कभी सही था ही नहीं। ठीक है, कभी हो भी नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, वो डीएनए में म्यूटेशन भी करवाता है और सेल्स और टिश्यू को डैमेज भी करता है। ठीक है, तो एक्सरे जो हमारी सेल्स और टिश्यू को डैमेज करती है और डीएनए में म्यूटेशन करवाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया।
आपको सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद आपको टिक लगाना है कहीं पे भी, ठीक है। और क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारी बार नोट और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सरे बीम कैन बी डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेंस ऑर्गन। एक्सरे बीम को कौन से ह्यूमन सेंस ऑर्गन से हम डिटेक्ट कर सकते हैं? एक्सरे बीम को हम कौन से ह्यूमन सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है हैंड, दूसरा ईयर, तीसरा है आईज और चौथा है कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स। ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। देखो हैंड, हैंड मतलब कि क्या हम उसे टच कर सकते हैं, हैंड इसलिए दिया हुआ है। दूसरा ईयर मतलब हम सुन सकते हैं, तीसरा आईज मतलब हम देख सकते हैं और चौथा है हम उसे डिटेक्ट कर ही नहीं सकते, मतलब ना हम उसे देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना कोई फील ले सकते हैं, कुछ भी नहीं। ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है चौथा। तो आपको जैसे कि मैंने पहले भी एक अभी क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि हम उसको देख सुन कुछ भी नहीं सकते हैं। कोई ऐसा तो होता नहीं है कि भैया रेडिएशन आ रही है, वो हमारे टच हुई तो हमें पता लग गया कि ये एक्सरे आ गई, हमें टच हो गई, एक्सरे भी हमें टच हुई है। ऐसा कुछ पता लगता है क्या? कभी नहीं लगता। ईयर जो है उससे हमें सुनाई देता है कि आसपास से कोई आवाज आती है कि हाँ यहाँ पे होके रेडिएशन गुजर रही है, एक्सरे गुजर रही है। तीसरा है आइस, क्या हमें दिखाई देता है उसको कि हाँ नीले पीले रंग की कोई सी रे निकल रही है, उसको एक्सरे बोलते हैं, उसको गामा रे बोलते हैं। ये कुछ पता लगता है क्या हमें? नहीं, हम कुछ भी नहीं पता लगता है, हमें डिटेक्टर्स के अलावा किसी चीज से कोई पता नहीं लगता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये तीनों ही गलत हैं, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर ऑप्शन सही कौन सा है? कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स। ये किसी भी ह्यूमन सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए डिटेक्टर्स बनाए गए हैं, जैसे टीएलडी बेज वगैरह हो गए, तो उनसे हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब छठा क्वेश्चन ये रहा, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे डैश देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। एक्सरे की वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से क्या होती है? मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, शॉर्टर मतलब छोटी होती है, लॉन्गर मतलब लंबी होती है, सिमिलर मतलब कि एक जैसी होती है, विजिबल लाइट की जैसी होती है बिल्कुल, या फिर नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, ये आंसर अपना गलत हो गया, नॉन ऑफ द अबव। क्योंकि या तो वेवलेंथ छोटी होगी या वेवलेंथ लंबी होगी, मतलब बड़ी होगी, लॉन्गर होगी, और या फिर उसके सिमिलर होगी, कुछ तो होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ भी नहीं हो। सिमिलर भी तो यहाँ पर दे रखा है, अगर सिमिलर नहीं दे तो नॉन ऑफ द अबव होता तो हम ठीक है मान सकते थे, पर यहाँ पे तो तीनों ऑप्शन दे दिए हैं। तो जो वेवलेंथ होती है एक्सरे की, अब ये जो क्वेश्चन है ये उठ के आया है प्रॉपर्टीज से। आपको प्रॉपर्टीज अगर पता है तो आप यहाँ पर आंखें बंद करके आंसर लगाओगे कि उसकी शॉर्टर होती है, बिल्कुल। और अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे और आप पता नहीं क्या लगाओगे। यहाँ पे हो सकता है तो आप सिमिलर लगा दो, ठीक है, क्योंकि जो एक्सरे हैं उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी होती है। एक्सरे की स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होके सिमिलर लगा दोगे। ऐसा नहीं, वेवलेंथ जो है वो हमेशा छोटी होती है एक्सरे की, ठीक है, और स्पीड जो है वो हमेशा सिमिलर होती है। ये चीज आपको फर्क लाना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर है वो भी पढ़ लेना, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं उसके, ठीक है। चलिए, एक्सरे कैन पेनेट्रेट थ्रू विच टाइप ऑफ मटेरियल। एक्सरे कौन से टाइप के मटेरियल से पेनेट्रेट हो सकता है, कौन से टाइप के मटेरियल से निकल सकता है अगर वो हमारी बॉडी से टकराया, एक्सरे हमारी बॉडी से टकराई तो वो कौन से मटेरियल जो है हमारे बॉडी के वहां पर रुक जाएगा और कौन से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसने पूछा कौन से निकल जाएगा, आप वो चीज बता दो, ठीक। तो पहला ऑप्शन हमारा सॉफ्ट टिश्यू, दूसरा है बोन, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। अगर अपन ने एक्सरे देखे हो, अगर आप सभी ने एक्सरे देखे हो तो उसमें पता लगता है कि जो हमारी बोन है वो व्हाइट कलर की आती है, और जो सॉफ्ट टिश्यू है वो ग्रे कलर के आते हैं, और जो एयर है वो ब्लैक कलर की आती है, ठीक है। ये अगर आपने देखा हो एक्सरे तो उसमें पता लग जाएगा।
जिसने भी प्रैक्टिकल काम किया है उसको पता लग जाएगा कि कैसा दिखता है एक्सरे। तो जो बोन है वो व्हाइटिश दिख रही है, ये ग्रेनी दिख रहा है, ठीक है, ग्रे कलर का दिख रहा है। जो बोन है वो व्हाइट कैसे दिख रही है, क्योंकि बोन जो हमारी एक्सरे है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जो सॉफ्ट टिश्यू है उनमें से कुछ कुछ निकल जाती है और कुछ कुछ वहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, जिसकी एनर्जी है वो कम रहेगी एक्सरे की। एक्सरे बहुत सारी एक्सरेज होती है, ठीक है, एक्सरे हेटेरोजेनस होती है, तो उसमें जो एक्सरे है हमारी कुछ कुछ वहां पर सॉफ्ट टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ कुछ निकल जाएगी, ठीक है। और तीसरा एयर, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो देखिए बोन से तो हमारी निकल नहीं रही, तो बोन आंसर ही गलत हो गया। बोथ ए एंड बी भी नहीं हो सकता, मतलब बोन गलत हो गया। नॉन ऑफ द अबव नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रेस आर यूज्ड टू विजुअलाइज बोन्स। कौन से टाइप की रेस यूज होती हैं बोन्स को देखने के लिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से टाइप की रे जो है वो यूज करते हैं हम बोन्स को देखने के लिए, मतलब कि बोन में फ्रैक्चर है या नहीं है, ये चीजें देखने के लिए हम कौन सी बोन्स को यूज करते हैं, कौन सी रेडिएशन को यूज करते हैं, कौन सी रे को यूज करते हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हमारा अल्ट्रावायलेट रे, दूसरा है रेडियो वेव्स, तीसरा है बीटा रे और चौथा है एक्सरे। देखो अल्ट्रावायलेट रेस नहीं हो सकती, अल्ट्रावायलेट रेस हो डायग्नोसिस में काम ही नहीं आती है, अल्ट्रावायलेट रेस हो ही नहीं सकती, ठीक है। बीटा रे डीके से प्रोड्यूस होती है, नहीं, इसका भी यूज नहीं होता है। रेडियो वेव्स का भी यूज नहीं होता है और एक्सरे का यूज बिल्कुल होता है। एक्सरे से हम फ्रैक्चर्स देख सकते हैं हमारी बोन्स के, इसलिए हम एक्सरे का यूज करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो मतलब हो ही जाना चाहिए आपसे, ठीक है, फिर भी मैंने दे दिया है ताकि ऐसा ना हो कि वहां पर आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। एक्सरे कैरी एन पॉजिटिव चार्ज विद देम। एक्सरे पॉजिटिव चार्ज अपने साथ रखता है, ये जो पहले क्वेश्चन आया था ट्रू और फॉल्स वही वाला है। कोई हमें बता रहा है कि एक्सरे पॉजिटिव चार्ज अपने साथ रखता है, वो पॉजिटिव चार्ज के साथ रहता है, मतलब पॉजिटिविटी उसके अंदर है, ऐसा बोल रहा है। अब हमें उसको हाँ या ना में जवाब देना है। तो यहां पर भी गलत, सामने वाला हमेशा गलत ही होता है रियलिटी है, ठीक है। तो एक्सरे जो है वो कोई सा भी चार्ज अपने साथ नहीं रखता है, एक्सरे कोई सा भी चार्ज अपने साथ नहीं रखता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ भी नहीं, वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सरे फोटॉन्स कैरी विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज ऑन इट। एक्सरे फोटॉन्स अपने साथ कौन सा चार्ज कैरी करते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, मैं नहीं दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना ही है, ये पक्का है। अगर आप आंसर नहीं दोगे तो ये ही होगा कि आपको नहीं आता ये चीजें, आपको बिल्कुल नहीं आती है। आपने एक क्वेश्चन पहले ही ये चीज पढ़ी और आपको दूसरे क्वेश्चन में ये चीज नहीं आती है, आप डफर हो, ठीक है। ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में देना है, सही हो गलत हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप आंसर देना स्टार्ट करो। आपको ये पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो, ये तो पता लगे कम से कम। आप सही हो तो अच्छी बात है, गलत हो तो आप उससे सीखोगे सही। तो आपको ये आंसर देना है, कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज को साथ में रखता, कुछ तो होगा आंसर। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। और आपको और समझ में नहीं आता है, आप इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेना अच्छे से, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर देना है, मुझे नहीं पता कुछ भी, जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपको सभी को इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। 11वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एन रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, रेडियोलॉजिस्ट जो है वो क्या काम करता है, ये पूछ रहा है। तो पहला जो है हमारा वो है टू मेंटेन फिल्म स्टॉक्स, बी है टू परफॉर्म एक्सरे एग्जामिनेशन, तीसरा है टू इंटरप्रेट द एक्सरे इमेजेस और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। टू मेंटेन फिल्म स्टॉक्स मतलब कि वो क्या फिल्म के स्टॉक्स को चेक करता है। दूसरा है हमारा परफॉर्म एक्सरे एग्जामिनेशन, एक्सरे करता है। रेडियोलॉजिस्ट जो है हमारा, जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट होते हैं हॉस्पिटल्स में, वो एक्सरे करते हैं। तीसरा है इंटरप्रेट द एक्सरे इमेजेस, एक्सरे इमेजेस में छानबीन करते हैं, उसमें देखते हैं कि इसको क्या हो रहा है पेशेंट को क्या नहीं। और चौथा है ऑल ऑफ द, मतलब वो सारे काम रेडियोलॉजिस्ट ही कर लेगा, बाकी किसी की कोई जरूरत नहीं है।
पहला है टू मेंटेन फिल्म स्टॉक, फिल्म के स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, फिल्म के स्टॉक को मेंटेन करने के लिए कोई भी इंसान एमबीबीएस करके फिर पीजी करेगा, वो भी रेडियो से। उसके बाद वो रेडियोलॉजिस्ट बनेगा, और रेडियोलॉजिस्ट बनने के बाद वो फिल्म के स्टॉक को चेक करेगा, मेंटेन करेगा। मतलब कुछ भी गलत आंसर है, कुछ भी। टू परफॉर्म एक्सरे एग्जामिनेशन, एक्सरे एग्जामिनेशन करेगा, क्या एक्सरे करेगा? अब एक्सरे करेगा, ये कंफ्यूजन रेडियोलॉजिस्ट का और रेडियोग्राफर का बड़ा कंफ्यूजन है। ये भी मैंने जो पहला लेक्चर है हमारा उसमें भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ। रेडियोग्राफर एक्सरे करता है, रेडियोलॉजिस्ट उसकी रिपोर्ट करता है। वो रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे नहीं करता है, ठीक है, उसका काम नहीं है एक्सरे करने का, वो डॉक्टर है। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, उसका काम ये नहीं है कि आपको एक्सरे करके दिखाएगा। वो एक्सरे हो जाएगा, उसके बाद उसको रिपोर्ट करेगा कि हाँ उसके अंदर की कोई बीमारी है या नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर भी हमारा गलत हो गया, यहाँ पर रेडियोग्राफर होता तो ये आंसर सही हो जाता। और तीसरा आंसर है हमारा टू इंटरप्रेट द एक्सरे इमेज, एक्सरे इमेजेस में छानबीन करता है, बिल्कुल करता है, राइट आंसर है। ऑल ऑफ दो वो गलत आंसर, हमारा आंसर सी है, वो यहाँ सही हो जाता है। एक्सरे इमेजेस को छानबीन करता है उनमें और रिपोर्ट बनाता है रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है हाउ आर एक्सरेज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट्री में एक्सरे का यूज किस प्रकार से किया जाता है, कैसे यूज करते हैं डेंटिस्ट्री में एक्सरे का। ऑप्शन हमारे पास पहला है टू डिटेक्ट कैविटीज, कैविटीज को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। टू चेक एनी टीथ रिलेटेड डिसऑर्डर्स, टीथ रिलेटेड डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए करते हैं। तीसरा है हमारा चेक फिल्म क्वालिटी, फिल्म क्वालिटी को चेक करने के लिए करते हैं। और चौथा है बोथ ए एंड बी, तो कैविटीज को देखने के लिए करते हैं। बिल्कुल, कैविटीज में अगर दांतों के बीच में कोई कैविटीज हो गई है, ठीक है, उसको देखने के लिए करते हैं। बिल्कुल, कैविटीज में कोई दिक्कत आ रही है वगैरह सब जो कुछ भी है डेंटिस्ट्री का, वो उसमें यूज करते हैं। टू चेक एनी टीथ रिलेटेड डिसऑर्डर, बिल्कुल हाँ, अगर दांत में कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल एक्सरे का यूज किया जाएगा ना, एक्सरे का यूज करके उसमें चेक कर सकते हैं। तीसरा है हमारा टू चेक फिल्म क्वालिटी, यहां पर ये आंसर है हमारा, ये हो गया गलत। जो फिल्म क्वालिटी है उसको चेक नहीं करता है, फिल्म क्वालिटी को चेक करने के लिए एक्सरेज का डेंटिस्ट्री में यूज करने की कहां जरूरत है। हाँ, तो ये आंसर गलत है और ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। बोथ ए एंड बी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी कोई ऑप्शन ऐसे आते हैं ना कि मतलब वो कहीं से भी उठा के आ जाते हैं, तो क्या करें, अपन को तो सोल्व करना है। हम तो यहाँ पे जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सोल्व कर रहे हैं, मैंने तो बनाए नहीं है, कहीं से भी बने हुए आए हैं। व्हाट इज एक्सरेज यूज्ड फॉर, एक्सरेज कहाँ यूज होती हैं, एक्सरे का क्या यूज होता है ये बताना है। और मेडिकल में, ठीक है, मेडिकल में कहाँ यूज होता है, मतलब कि हमारे जो मेडिकल ब्रांच है उसमें कहाँ यूज होती है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा टू डायग्नोज मेडिकल कंडीशंस, दूसरा ऑप्शन टू ट्रीट कैंसर, तीसरा है बोथ एंड बी, और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। डायग्नोज मेडिकल कंडीशंस, बिल्कुल मेडिकल कंडीशंस को डायग्नोज करने के लिए कहीं हाथ फ्रैक्चर है क्या, कहीं पैर फ्रैक्चर है क्या, कहीं किसी को लंग्स में कोई दिक्कत आ रही है क्या, ये सारी चीजों के लिए जो हमारा एक्सरे है उसका यूज करते हैं। हम एक्सरे करते हैं, HRCT होती है, HRCT में भी एक्सरे का यूज ही हो रहा है, तो HRCT में भी हम 3D इमेजेस देखते हैं, तो डायग्नोस ही कर रहे हैं हम मेडिकल कंडीशंस को, तो ये बिल्कुल सही बात है। ट्रीट कैंसर्स, बिल्कुल रेडियोथेरेपी देते हैं, कैंसर को ट्रीट करने के लिए रेडियोथेरेपी देते हैं, एक्सरे यूज होती है उसमें, बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड बी बिल्कुल राइट आंसर, बोथ ए एंड बी दोनों सही आंसर है, और नॉन ऑफ द अबव गलत आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया है वापस से, कहां से, प्रॉपर्टीज से। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एक्सरे बीम इन वैक्यूम, वैक्यूम में एक्सरे बीम की स्पीड कितनी होती है। नहीं, मेरे को बताना ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टीज सभी को पता होनी चाहिए यार। ये अब ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कैसे बताऊं कि 3 × 10⁻10 किसकी होती है, मुझे नहीं पता, किसी की भी हो सकती है। हमें एक्सरे की पता होनी है, तो एक्सरे के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज सभी नहीं बताएंगे,
कि हाँ नहीं इसका ये होता है उसका वो होता है, कुछ भी नहीं। और इतना बता भी दिया, अगर मैंने छानबीन करके बता भी दिया कि इसकी इतनी होती है, उसकी ये 3 × 10⁻10 किसी और चीज की होती है, उसका नाम बता दिया, वो याद ही नहीं रहेगा। तो जो हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, आपको वो याद रखनी, रट लेनी है। ये चीजें रटने लायक है, इनको रट लो कि इतनी होती है स्पीड एक्सरे बीम की वैक्यूम के अंदर, ठीक है। और कहीं अगर वो टकरा गई, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वो बात अलग हो गई, वो एक अलग कंडीशन हो गई। हमें वैक्यूम मतलब कि जहां पर कुछ भी नहीं है, खाली है, जहां पर गैसेस भी नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी नहीं, तो उस जगह पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो ट्रेवल करती हैं। और ये जो स्पीड है ये लाइट की भी है, लाइट भी वैक्यूम में इतनी ही स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज? एक्सरे की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 3 × 10⁸ हर्ट्ज से 16 हर्ट्ज, 10 to the power 15 हर्ट्ज से 10 to the power 18 हर्ट्ज, 10 to the power 16 हर्ट्ज से 10 to the power 19 हर्ट्ज, और नॉन ऑफ द अबव यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी रट लो। 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से 3 × 10⁻19 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है एक्सरे की। तो ये चीज आप रट लो, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको यही आंसर लगाना है, कुछ भी नहीं देखना है। और अगर थोड़ा सा आगे पीछे भी आ गया तो आप उस हिसाब से उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। वैसे तो आएगा यही, तो इस चीज को रट लो, इसके अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज? ये क्वेश्चन भी वापस वेवलेंथ का आ गया, देखो 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रॉम, 5 to 8 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम और 1 to 10 एंगस्ट्रॉम। अब वेवलेंथ का अपन ने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि शॉर्टर होती है, शॉर्टर क्या होती है? वेवलेंथ एक्सरे की हमेशा शॉर्टर होती है। शॉर्टर होती है मतलब कि बहुत ज्यादा शॉर्टर होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। अब बहुत ज्यादा शॉर्ट यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको? 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रॉम, ये सबसे ज्यादा कम है, राइट आंसर है। 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रॉम ही राइट आंसर है, ठीक है। आपको ये चीज भी रटनी है। और अगर इसके आसपास का कोई आंकड़ा आ जाता है, इसके आसपास का कुछ आता है, तो वो भी आप लगा सकते हो, पर आपको ज्यादा नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि आसपास का आप ये लगा दिया, नहीं, गलत आंसर है ये। 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रॉम के आसपास अगर आता है, 0.1 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है, और जो सबसे ज्यादा कम रहेगा वही आंसर है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सरे हैव ए लो पेनेट्रेटिंग पावर। लो पेनेट्रेटिंग पावर होती है एक्सरे के अंदर, ये हमें बता दिया किसी ने। एक्सरे के अंदर लो पेनेट्रेटिंग पावर होती है, एक्सरे से कुछ नहीं हो सकता। हमें उसको सही या गलत बताना है, तो यहाँ पर भी वो गलत हो गया। मैंने बोला था ना, सामने वाला हमेशा गलत होता है, यहाँ भी वो गलत हो गया। देख लो, सामने वाला इंसान की सुननी नहीं है, बिल्कुल नहीं सुननी है भाई, तू गलत है ना। ऐसा नहीं है, बहुत सारी बार ट्रू भी होता है, वो क्या है कि इसमें फॉल्स आ रहे हैं सारे। तो एक्सरे जो है उसकी पेनेट्रेटिंग पावर लो होती है, ये गलत आंसर है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उसकी जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। एक्सरे पेनेट्रेट कर सकती है, इसीलिए वो बोन को पेनेट्रेट नहीं कर पाती, बट सॉफ्ट टिश्यू को पेनेट्रेट कर लेती है। ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले को नहीं कर पाती, पर कम एटॉमिक को वो पेनेट्रेट करके निकल जाती है, इसलिए उसकी जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो हाई होती है, ठीक है। गामा रे की और ज्यादा हाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डज एन एक्सरे एग्जामिनेशन यूजुअली टेक? एक्सरे एग्जामिनेशन में कितना टाइम लगता है? चलिए सभी अपने अपने हिसाब से बता दो, कमेंट सेक्शन में आप बता दो आपको कितना टाइम लगता है, ठीक है। ये चीज भी आप कमेंट सेक्शन में बता दो आपको कितना टाइम लगता है। मुझे लगता है 1 मिनट भाई, मुझे लगता है 1 मिनट। एक एक्सरे करने में मुझे 1 मिनट लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता। क्यों 1 मिनट लगता है भैया? मुझे शूट ही तो करना है पोजीशन लगा के, उसमें क्या है, 1 मिनट में हो सकता है काम। आप बोलोगे पेशेंट ऐसा था, पेशेंट को चेंज करवा, ये करवा, वो टाइम नहीं पूछ रहे भाई। पोजीशन लगाई और शूट किया, 1 मिनट में हो जाता है, 1 मिनट में हो जाता है। और अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको 1 मिनट ही आंसर लगाना है, 1 मिनट में ये काम हो जाता है। एक एक्सरे एग्जामिनेशन 1 मिनट में हो जाती है। कोई बोलेगा 5 मिनट लगते हैं, तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग रेस कैन नॉट बी फोकस्ड बाय लेंस। इनमें से कौन सी रे हैं जिसको लेंस से फोकस नहीं कर सकते। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गामा रे, ऑप्शन बी है एक्सरे, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है गामा रे, ऑप्शन बी है एक्सरे, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। ये चीज हमें दी हुई है। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारी रेस है कौन सी लेंस से फोकस नहीं हो सकती। ये भी हमारी प्रॉपर्टीज का ही एक क्वेश्चन है। अगर प्रॉपर्टीज पढ़ ली तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो जो हमारी गामा रे हो गई, एक्सरे हो गई, दोनों लेंसेज से फोकस नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर ये सही हो जाता है, बोथ एंड बी। दोनों को ही जो हमारी लेंस है उससे फोकस नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द डिग्री ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ एक्सरे बीम डिपेंड्स ऑन। एक्सरे बीम की जो डिग्री होती है पेनेट्रेशन की, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? क्वालिटी, क्वांटिटी, बोथ एंड बी, दोनों पे ऊपर, या फिर नॉन ऑफ द वो, बिल्कुल दोनों के ऊपर नहीं। ठीक है, ये बोल रहा है। तो क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कि हमारी केवीपी, और क्वांटिटी मतलब एमएस। ठीक है, एमएस में क्वांटिटी होती है, केवीपी में क्वालिटी होती है। जो पेनिट्रेशन होता है वो हमेशा क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो एक्सरे बीम है उसकी क्वालिटी कौन सी है? अगर अच्छी क्वालिटी होगी, केवीपी ज्यादा होंगे तो वो पेनिट्रेशन ज्यादा करेगी। क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज के ऊपर। क्वांटिटी मतलब कितने होंगे, अगर वो सारे लो एनर्जी के हुए तो वो पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएंगे, और अगर वो हाई एनर्जी के अच्छी क्वालिटी हुई तो जल्दी से पेनिट्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वालिटी यहाँ पर हमारा आंसर होती है। डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन हमारी एक्सरे बीम का जो है वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो गलत है, ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया, सारे ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन आज के हमारे हो चुके हैं, आपने देख लिए। अब मैंने एक बीच में एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ये चीज आप कर देना, और जो भी मैंने बोला है कि मैं डिस्क्रिप्शन में जिसके लिंक दे दूंगा उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आपको वहां से उस चीज को पढ़ लेना है अच्छे से। मैंने वहां पर जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसको भी मैंने बहुत ज्यादा, मतलब कि 20 से 25 के लगभग प्रॉपर्टीज होंगी, 20 से 25 प्रॉपर्टीज। ठीक है, 20+ प्रॉपर्टीज ही है, तो वो चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हो गई है, 20 से ज्यादा। ठीक है, ये इतनी मिलती नहीं है, मैंने ढूंढ के निकाली है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना अच्छे से। और जो हमारी एग्जाम आ रही है उसकी अच्छे से तैयारी करना है। अभी हम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी लेक्चर्स लेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि मैं जल्दी से जल्दी लेक्चर्स ले सकूं। 20-20 क्वेश्चन हम एक लेक्चर में लेंगे, और हो सकता है कोई से लेक्चर्स जो हमारे टॉपिक वाइज है, कोई से टॉपिक वाइज नहीं आए, जैसे ये टॉपिक वाइज नहीं था तो ठीक है, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारे पेपर से पुराने उसके भी मैं लेक्चर्स बना दूंगा, 25-25 क्वेश्चंस के मैं 3 लेक्चर एक पेपर के बना दूंगा, जो भी हमने दिए हैं पहले उसके सारे के, तो उसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब ये आपको अच्छे से पढ़ लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत आती है, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है या फिर कुछ भी हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। मैं वहां पे फोटोज वगैरह अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, और कुछ ना कुछ नई चीज अगर आती है तो उसको अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना। और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी मैं अपडेट देते रहता हूँ हर चीज की, तो आप वहां से चेक करते रहिएगा। चलिए अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।